Hello students, now we are going to discuss about the electric flux. What is electric flux? First of all, we will define electric flux. The total number of electric field lines total number of electric field lines passing through any area held perpendicular to it is known as electric flux. The total number of electric field lines passing through any area held perpendicular to it is known as electric flux. Electric flux is represented by phi. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को है जो phi E से रिप्रेजेंट करता है. E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फ्लक्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड. मैथमेटिकली उसको कैसे लिखते हैं, इससे पहले इसकी SI यूनिट और डायमेंशंस में लिखना चाहूँगा. SI यूनिट इसकी होती है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर. न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम. और अगर इसकी डायमेंशन निकालना चाहें तो न्यूटन की डायमेंशन m1 L1 T-2. कूलम दैट इज चार्ज इक्वल्स टू current into time, and we know that in SI system we use A for current and T for second, and for meter square we use L, capital L for each meter, that is L square. So now we can write the whole dimension of flux, that is m1 L3 T-3 and ampere inverse. It is the dimension of electric flux. मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम जो ऐसे लिख सकते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये डेरिवेशन किस टाइप से आता है. हाउ कैन वी ऑब्टेन दिस डेरिवेशन. फाई ई दैट इज ई डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल E dot integral E dot ds. It represents the electric flux. Now to understand electric flux completely, we are going to discuss a problem that is related to water flux. Water flux से related problem को हम discuss करने जा रहे हैं. What is water flux now? Water flux. What is water flux? Water flux. वाटर फ्लक्स इसको मैं फाई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करूंगा. वाटर फ्लक्स कहते हैं किसको है? द वॉल्यूम ऑफ वाटर, the volume of water flowing per second through a frame. It is the definition of water flux, and it is measured in meter cube.
in meter cube. Let we have a frame, very small frame having area ds. हमारे पास एक फ्रेम है, उसका एरिया बहुत स्मॉल है, ds. वी आर यूजिंग ds फॉर स्मॉल एरिया. ये फ्रेम बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस वी आर एनलार्जिंग इट टू एक्सप्लेन द problem related to water flux. And now we are assuming that water is flowing through this frame with speed v, and the plane of frame is held perpendicular. ये फ्रेम बहुत छोटे एरिया की है, बहुत स्मॉल एरिया एलिमेंट है, और इसको सेक ऑफ कन्वीनियंस, हमारी सुविधा के लिए हम इसको बड़ा करके बता रहे हैं. और एट t इक्वल्स टू 0 पे वाटर लेट एंटर्स विद स्पीड v मीटर पर सेकंड से वाटर एंटर होता है. और चूंकि इसकी स्पीड v मीटर पर सेकंड है, तो इट विल ट्रेवल v डिस्टेंस इन 1 सेकेंड. सो हम इससे कितना वाटर का वॉल्यूम फ्लो होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि v डिस्टेंस के ऊपर एक ऐसी की ऐसी एक फ्रेम अज्यूम कर लेते हैं. इसके पैरेलल एक फ्रेम v डिस्टेंस के ऊपर, वो फ्रेम है जो मैं इस टाइप से बना रहा हूँ. अब हम है जो इसको ज्वाइन कर देते हैं. और लेट इट डिस्टेंस बी v मीटर. अब t इक्वल्स टू 0 पे जो वाटर एंटर होता है वो 1 सेकेंड बाद यहाँ से इमर्ज होगा, और इसकी स्पीड है जो v ही रहेगी, v मीटर पर सेकेंड. तो t इक्वल्स टू 0 पे अगर वाटर यहाँ से एंटर हो रहा है, तो इससे पर सेकेंड कितना वॉल्यूम इमर्ज हो रहा है, दैट इज़ d/w. उसको हम है जो यहाँ से यहाँ तक इसकी पैरेलल फ्रेम जो है, ये वाली फ्रेम, ऐसी फ्रेम हमने v डिस्टेंस पे बनाई, इसके अंदर जितना भी वाटर प्रेजेंट है, जितना भी वॉल्यूम प्रेजेंट है वाटर का, वो सब हम ये मानेंगे कि 1 सेकेंड में इससे फ्लो हुआ है. और जो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड का एंड होते होते वाटर यहाँ तक पहुँचा है, तो इसका मतलब ये वाला जो वॉल्यूम जो भी बन रहा है, उस वो वॉल्यूम जितना भी है, उसे हम है जो इससे फ्लो होने वाला वाटर फ्लक्स या वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकंड, उसको हम बोलेंगे. तो इट इज़ v इंटू डी एस. v इज़ द लेंथ एंड इट इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इट इज़ द v इंटू डी एस. इट इज़ द केस फर्स्ट. It is case first. Now what happens when this frame is held parallel to the flow? अगर इस फ्रेम को पैरेलल टू फ्लो रख देते हैं, तो उस समय क्या होता है, उससे कितना फ्लक्स पास होता है, उसको हम फिगर बना के एक्सप्लेन करते हैं. इट इज़ द केस 2. नाउ केस 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन प्लेन ऑफ फ्रेम इज पैरेलल टू द फ्लो ऑफ वाटर. Let in case 2 the same frame, very small area element, kept with its plane parallel to the flow, water flowing over it or from below it with the same speed v. इस बार है जो प्लेन ऑफ फ्रेम इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर v. तो इस केस में चूंकि उसका फ्रेम का प्लेन जो है वो फ्लो के पैरेलल है, तो इस कंडीशन के अंदर वाटर फ्लक्स यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू द फ्रेम इज 0.
d5w इज़ 0, क्योंकि उसका प्लेन जो है वो पैरेलल है, पानी उसके ऊपर से निकल जाएगा, नीचे से निकल जाएगा, और उसके थ्रू पास होने वाला वाटर फ्लक्स, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, विल बी 0. नाउ what happens when the orientation of frame is changed or it is making angle theta with the direction of velocity? Now case 3, we are going to discuss case 3, when plane of frame is making some angle with the velocity. Let it is the frame. It is the frame. इस बार फ्रेम DS फ्रेम, और वाटर फ्लो होता हुआ आ रहा है, इस बार फ्रेम का प्लेन, उसको मैं एक दूसरे फिगर से बताऊंगा, वो वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बना रहा है. फ्रेम के ऊपर एक प्लेन बना रहा हूं मैं, फ्रेम के ऊपर एक नॉर्मल, वो वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बना रहा है. तो इस केस में जब फ्रेम का प्लेन वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, उस कंडीशन में, और जो इस फ्रेम के ऊपर एक परपेंडिकुलर, आगे मैं बताने वाला हूँ, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ds, एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इसके साथ थीटा एंगल बना रही है. तो इस केस में d5w इज गिवन बाय v डॉट ds और vds cos theta, where ds cos theta it is the projected area perpendicular to flow, यानी इफेक्टिवली ये जो इसका कितना एरिया फ्लो के स्टिल परपेंडिकुलर है, तो ये दिया जाएगा ds cos theta. इट इज़ द ds cos theta, v into ds cos theta. It will be the water flux. Now we can resolve the problem of electric flux by using this concept. But while using this concept, what is vector ds? Vector ds is area element vector. It is the area element vector. In the present case, we are assuming area element vector, it is a vector quantity. Now if it is vector quantity in the present context, then what will be its direction? तो एरिया एलिमेंट वेक्टर को हम डिफाइन करेंगे, ए स्मॉल एरिया एलिमेंट, दैट इज प्लेन, ए स्मॉल एरिया एलिमेंट with direction perpendicular to the plane of area. अगर हम इसको फिगर से शो करना चाहें,
तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, लेट इट इज़ द स्मॉल एरिया एलिमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इट इज वेक्टर ds। हम चाहें तो इस एरिया एलिमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्मॉल एरिया एलिमेंट विद एन एरो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्मॉल एरिया। तो ds मीटर स्क्वायर दैट इज द एरिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट एंड वेक्टर ds इट इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर स्मॉल एरिया। नाउ the same concept can be applied to the electric flux। सेम कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए अप्लाई करेंगे। इफ वी सब्स्टिट्यूट v बाय वेक्टर e, हम v को सब्स्टिट्यूट करते हैं वेक्टर e से एंड write in this way, then it can solve the problem related to electric flux। ये हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये वाला फॉर्मूला सॉल्व कर सकता है। फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट डी फाई दैट इज ई डॉट डी एस। अब इस फॉर्मूले को हम चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, ये फॉर्मूला ट्रू है या नहीं, इसके लिए हम इसको चेक करते हैं। लेट केस फर्स्ट लेट ए स्मॉल एरिया एलिमेंट इज held perpendicular to the electric field line। नाउ एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हम इस ओर लेंगे। एक एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में हमारे पास एक कन्वेंशन है फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, क्योंकि एरिया वेक्टर नहीं होते हुए भी हमने इस प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरिया एलिमेंट वेक्टर डिफाइन किया है, तो हमको उसकी डायरेक्शन के बारे में भी है जो कुछ अजम्पशंस करनी होगी कि व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट वेक्टर, बिकॉज फॉर एनी स्मॉल एरिया एलिमेंट टू नॉर्मल कैन बी ड्रॉन, वन in this side and another in this side, then which will be taken as direction of vector ds? For a planar small area we can draw two perpendiculars, two arrows, one upwards another downwards in the present case, then what will be the direction of vector ds? Whether it is the direction of area element vector or it will be the direction of area element vector, which direction we allow. So for a frame the direction of area element vector must be in the direction of the outgoing flux, the direction in which field lines are going। जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जा रही हो उस डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन को हमको कंसिडर करना चाहिए। तो जैसे कन्वेंशंस फॉर plane frame, the direction of vector ds must be in the direction of field lines, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। अगर आपके पास प्लेन फ्रेम है तो फिर एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन वही रखनी चाहिए आपको जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस जा रही है, एंड इट इज़ द फ्रेम। सो एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इस ओर होगी,
ये एरिया एलिमेंट वेक्टर है एंड इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी एस. वेक्टर डी एस विल बी इन द सेम डायरेक्शन. इट इज़ द वेक्टर डी एस. वेक्टर डी एस की डायरेक्शन यही मानी जाएगी. और सिंस डी फाई ई इज गिवन बाय ई डॉट डी एस एंड थीटा इक्वल्स टू 0, तो इट विल बिकम ई डी एस cos 0, that is E into ds, and we know that E, what is the definition of E in terms of field lines? The number of electric field lines passing through unit area held perpendicular to it is proportional to the electric field intensity, or we can define electric field intensity as number of electric field lines passing through any area held perpendicular to it. Now E, the number of field lines passing through unit area multiplied by the area of the element, and this frame is perpendicular to the field lines, so EDS will give the d phi E. So it means from this formula we can obtain the same result, and we can obtain the true result, that is E into ds. It is the total electric field lines passing through this frame. तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यही डेफिनेशन है. नाउ इफ द सेम फ्रेम, नाउ इफ द सेम फ्रेम, केस 2, is held with its plane parallel to field lines. इस बार है जो यही फ्रेम पैरेलल टू फील्ड लाइंस है. और एरिया एलिमेंट इस केस में हम चाहे तो ऊपर वाला वेक्टर भी ले सकते हैं, हम चाहे तो नीचे वाला भी ले सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट ये है थीटा इज 90. एंगल बिटवीन वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया एलिमेंट वेक्टर, इस केस में चाहे आप ऊपर वाला एरो लें चाहे नीचे वाला एरो लें, थीटा इज 90. दैट्स वाई डी फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस विथ थीटा इक्वल्स टू 90, दैट इज ई डी एस कॉस 90. इस बार है जो ई डी एस कॉस 90, तो डी फाई ई विल बी 0. इसका मतलब इससे कोई कुछ भी फील्ड लाइन्स है जो इससे पास नहीं होगी. नो फील्ड लाइन विल पास थ्रू इट बिकॉज इट्स प्लेन इज पैरेलल टू द फील्ड लाइन्स. इसका प्लेन पैरेलल टू फील्ड लाइन है, तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा. नाउ एरिया एलिमेंट वेक्टर के बारे में, उसकी डायरेक्शन के बारे में एक कन्वेंशन आपको और अज्यूम करना पड़ेगा. इफ it is the first convention, if we have a closed set, we have a closed surface, then the direction of area element vector taken on its surface must be along its आउटवर्ड नॉर्मल. अगर हमारे पास फ्रेम ना होके, फ्रेम वाले केस में तो हमको वेक्टर डीएस की डायरेक्शन वही लेनी चाहिए जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस फ्लो हो रही है. अगर स्मॉल फ्रेम नुमा हमारे पास एरिया एलिमेंट वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस है जो रन करती है, जिस डायरेक्शन फील्ड लाइंस जा रही है उसी डायरेक्शन में उसका एरिया एलिमेंट वेक्टर माना जाएगा. और अगर हमारे पास क्लोज सरफेस है, लेट वी हैव ए क्लोज सरफेस लाइक दिस, अगर आपके पास ऐसी क्लोज सरफेस है जी विच ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, इट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम,
occupies वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है। इस केस में लेट वी हैव ए चार्ज Q इनसाइड इट, हमारे पास है जो एक चार्ज है Q जो कि इस पॉइंट पर रखा हुआ है इनसाइड द ऑक्यूपाइज वॉल्यूम क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस है ये आपके पास, क्लोज्ड सरफेस। अगर हम यहाँ एक छोटा सा एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करें विच हैज़ ए वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एरिया, तो इस डायरेक्शन वाला एरो है जो आप अलाउ करेंगे। लेट इट बी DS1, इट इज़ अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। आपको सरफेस पे अगर क्लोज सरफेस पे अगर कहीं एरिया एलिमेंट लेना है तो उसके ऊपर जो एरो की डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्मॉल एरिया एलिमेंट, आउटवर्ड डायरेक्शन, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जो इसकी डायरेक्शन अलाउ नहीं होगी, इट इज़ नॉट अलाउड, इट इज़ नॉट द अलाउड डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट वेक्टर will be along outward normal perpendicular to small area element, small area element. Now the field intensity over this small area element is along this direction. Let it be E1 and let this angle be θ1. ये एरिया ये एंगल है जो θ1 होगा। अगर मैं एरिया एलिमेंट यहाँ लूँ तो फिर एरिया एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन वेक्टर DS2 ये आउटवर्ड नॉर्मल की ओर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस ओर होगी, और ये डायरेक्शन है लेट E2 और ये एंगल है θ2। अगर एरिया एलिमेंट ये है तो इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट इज़ वेक्टर DS3 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी। इस एरिया एलिमेंट की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर E3 है और ये एंगल है जो θ3 है। नाउ इससे फर्स्ट एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स दैट इज d∅1, इट विल बी E1 डॉट ds1। इस वाले एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स d∅2, इट इज E2 डॉट DS2। इसी टाइप से थर्ड वाले एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स d∅3, इट इज E3 डॉट DS3। इसी टाइप से पूरी सरफेस को हम सच स्मॉलर एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करके लेट nth एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स वो दिया जाएगा En डॉट DSN। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the given surface is given by the summation d phi I, where I runs from 1 to n, और इस डायरेक्शन में इसके लिए हो जाएगा समेशन EI डॉट DSI, वेक्टर DSI, where I runs from 1 to n. It is the expression which gives the electric flux. Now we again analyze it more. इसको और ज़्यादा है जो एनालाइज करते हैं हम। हाँ, अब है जो इस पूरी सरफेस पे आपने जो एरिया एलिमेंट्स लिए हैं EI डॉट DSI, तो जितने भी आपने एरिया एलिमेंट्स लिए, चूँकि अगर मैं इसके अंदर एक कंडीशन डाल देता हूँ कि DSI टेंडिंग टू 0, इफ़ DSI यानी ith जनरल एरिया एलिमेंट, आईवा एलिमेंट जिसका एरिया DSI है, अगर मैं उसको टेंडिंग टू 0 लूँ तो उससे दो बेनिफिट हमको मिलेंगे। फर्स्ट बेनिफिट कि अगर DSI टेंडिंग टू 0 है
तो उस केस के अंदर जैसे ये एरिया एलिमेंट, ये एरिया एलिमेंट और ये एरिया एलिमेंट, अगर ये एरिया एलिमेंट्स बहुत स्मॉल है, ये तो फिर भी लार्ज बताया मैंने, अगर एरिया एलिमेंट, ये एरिया एलिमेंट्स अगर बहुत स्मॉल है तो इनके बीच का जो गैप है, गैप, दैट इज द गैप, इट इज द गैप इज 0, नो गैप। फर्स्ट बेनिफिट इज दैट कि DSI टेंडिंग टू 0 लेने पर उनके बीच का गैप नहीं छूटता है, नो गैप इज लेफ्ट in between the area elements and the entire surface is covered. Entire surface is covered, it means we are calculating exactly the whole flux passing through that closed hypothetical, that closed surface. Now the second benefit is let we have a large area element. अगर आपने large area element ले रखा है और ये Q चार्ज है, अब इस एरिया एलिमेंट की लोकेशन पे लार्ज, तो इस एरिया एलिमेंट की इस वाली लोकेशन पे और इस वाली लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में डिफर करेगी। लेट एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट, इट इज़ अ P पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग दिस डायरेक्शन, एंड एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग दिस डायरेक्शन, इट इज वेक्टर E2, एंड ये इट इज़ द Q पॉइंट। लेट दिस डिस्टेंस बी R1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R1 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R2 है। तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी डिफर करेगा, E = KQ/R²। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी KQ/R1 का स्क्वायर, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी KQ/R2 का स्क्वायर, एंड R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2, R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2। तो फिर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड भी है जो सेम नहीं होंगे। एक ही एरिया एलिमेंट पे अगर एरिया एलिमेंट लार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में भी डिफर करेगी। E1 इज नॉट इक्वल टू E2, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए लार्ज एरिया एलिमेंट विल नॉट बी सेम इन मैग्नीट्यूड, एंड वी आर observing that the direction of electric field intensity at this point is along this direction, and the direction of electric field intensity at this point is along this direction. It means direction also differ from point to point on large area element. It means it is had better to take DSI tending to 0. DSI को आप बहुत small रखें, इससे आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। का फर्स्ट बेनिफिट, एंटायर सरफेस विल बी कवर्ड, पूरी सरफेस कवर हो जाएगी विद नो गैप लेफ्ट, and the elements will be continuously distributed all over the surface. And the second benefit is that when we take large area element, the electric field intensity at every point will be almost same in direction and magnitude. ये large area element है। अब मैं small area element लेके चेक कराता हूँ। लेट ये हमारे पास एक small area element है इसके रेस्पेक्ट में, और ये Q चार्ज है। अब देखो स्मॉल एरिया एलिमेंट है तो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, और चूंकि ये जो ये एरिया एलिमेंट बहुत स्मॉल है, इट इज़ अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, इट मीन्स R1 इक्वल टू R2 ऑलमोस्ट, और चूंकि एरिया एलिमेंट स्मॉल है तो E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन भी ऑलमोस्ट सेम होगी। यानी एरिया एलिमेंट स्मॉल लेने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम रहेगी। और आपके फॉर्मूले के अंदर डी फाई इक्वल टू इंटीग्रल E.ds, इट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट ओवर द स्मॉल एरिया एलिमेंट, उस पर कांस्टेंट मानी जाती है। तो इस केस में E1 और E2 क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो इसका मतलब नाउ द फाइनल रिजल्ट, now the final result is that we take limits in the given result, that is phi E limit DSI tending to 0 summation d phi I where I runs from 1 to n, in right side limit DSI tending to 0. DSI means the ith element, general element, ith element, DSI tending to 0,
summation I equals to 1 to n EI dot DSI. EI dot DSI. EI is the electric field intensity over any ith general element, and DSI is the area element vector of ith element, area element vector. Now the summation sign can be substituted by the sign of integration, d phi. In the same way, the right quantity gets converted as integral E dot ds and it is the total electric flux phi. ये समेशन वाला साइन है जो इंटीग्रेशन वाले साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. क्यों कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि ऐसे सब एरिया एलिमेंट कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनके बीच में कोई गैप भी नहीं है. इट मीन्स द कंटिन्यूस फंक्शन इज देयर. और ऐसे केसेस में समेशन वाला साइन सब्स्टिट्यूट हो जाता है इंटीग्रेशन से. तो वी कैन यूज़ द साइन ऑफ इंटीग्रल हियर. तो फाई इट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब जो पिछला वाला जो फिगर था उस वाले फिगर के अंदर हमारे पास एक क्लोज सरफेस बनाई थी हमने, क्लोज सरफेस विच ऑक्यूपाइज वॉल्यूम विद क्यू चार्ज इनसाइड इट. इट इज़ द क्लोज सरफेस. अब क्लोज सरफेस पे अगर ये इंटीग्रल है तो हम एक सर्कल का साइन काम में लेते हैं. अगर क्लोज सरफेस पे आपने सरफेस के ऊपर इंटीग्रल किया है तो वी विल मेक ए सर्कल ओवर द साइन ऑफ इंटीग्रल. इट शोज द इंटीग्रेशन इज डन ओवर द क्लोज सरफेस. And if we have it is the for closed surface, for closed surface. If we have a frame, as we have taken in earlier case, अगर हमारे पास फ्रेम है, पहले वाले केस की तरह अगर हमारे पास फ्रेम है तो इस वाले केस में ये स्मॉल एरिया एलिमेंट, इस वाले केस में चूंकि ये फ्रेम है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स फाई ई इट इज शॉन बाय ओनली इंटीग्रल ई डॉट डी एस. और आप एस स्टैंड्स फॉर सरफेस इंटीग्रल. मतलब अगर आपके पास फ्रेम है तो आप जो केवल इंटीग्रल का साइन लगाएंगे. अगर आपके पास क्लोज सरफेस है तो आप एक सर्कल भी यूज़ करेंगे. इट इज़ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ वी हैव सम पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स. वर्थ नोटिंग. द फर्स्ट पॉइंट, important points. If important points, if Q in is positive for क्लोज सरफेस. अगर आपके पास क्लोज सरफेस है, लेट बी हैव अ क्लोज सरफेस और इट इज़ द पॉजिटिव चार्ज प्लस Q1, इट इज प्लस Q2, it is plus Q3, then flux will emerge from the closed surface. इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स इमर्ज होगा और फ्लक्स फाई को अपन बोलेंगे पॉजिटिव. इफ Q in is positive, where Q in is Q1 plus Q2 plus Q3. Second point, if Q in is negative, अगर Q in नेगेटिव है यानी इस क्लोज सरफेस के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये क्लोज सरफेस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है इसके अंदर है जो जैसे -3 कूलाम, -1 कूलाम, -5 कूलाम, तो फ्लक्स की डायरेक्शन इन्वर्स अंदर की ओर होगी. फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर की ओर मूव करेगा, है ना. तो इफ Q in इज नेगेटिव, फाई इज ऑल्सो नेगेटिव. फाई इज ऑल्सो नेगेटिव. दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स. दैट्स ऑल. The final result is the formula for electric flux for a closed surface is integral E dot ds,
with a sign of circle over the sign of integration. And if we have a frame, the formula is phi equals to integral surface integral over the surface only E dot ds. It is the formula for electric flux. That's all. Thank you.